अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ये अनसर्टेनिटी टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो काइंडली उसको समझने की कोशिश करें। इस पर हमने 2 मरतबा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन बिजली का मसला था तो सही रिकॉर्ड नहीं हो सका। आज कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो चले स्टार्ट करते। अनसर्टेनिटी, बोर्ड को देखना अभी मना है, सब्र करो सब्र करो। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी। जब आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट कभी भी परफेक्ट या एग्जैक्ट नहीं होता, उसमें गलती होती है। लेकिन वो गलती जिसके बारे में आप कंफर्म नहीं होते, सिर्फ आप एक रेंज कायम करते हैं कि मेरा जो आंसर है वो यहां से लेकर यहां तक मौजूद है, लेकिन आप कंफर्म नहीं बता सकते। जिस तरह वो केमिस्ट्री वाले बताते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहे हैं। ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं है, शेल का कंसेप्ट है। शेल एक रीजन को कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में मौजूद है, लेकिन वो आपको कंफर्म नहीं कर सकते कि कहां पर मौजूद है। वो इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते, इधर भी हो सकते। तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, क्या वो 100% सर्टन है? नो। उसका जो पोजीशन है, अगर आप मालूम करना चाहते तो वो आप परफेक्ट मालूम नहीं कर सकते, उसमें गलती आएगी। क्लियर? जिस रीजन में आप मालूम करना चाहते हैं उस रीजन्स में सही है, आपके पास सेंटर के करीब भी आ सकते हैं और सेंटर से बाहर भी, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर भी आ सकता है। लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन आप कंफर्म 100% एक्यूरेसी के जरिए से नहीं मालूम कर सकते। ये कंफर्म है कि हम सब ने मरना है, लेकिन कब मरना है ये कोई भी नहीं बता सकता। कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ये नहीं बता सकता कि आपने कब, किस टाइम, किस दिन और किस जगह पे मरना है, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये कंफर्म है कि हमने मरना है, लेकिन कब मरना है दिस इज अनसर्टन। तो जब हम कोई भी, फॉर एग्जांपल आप इस मार्कर का लेंथ मेजर करते हैं ना, और आपने इसका आंसर निकाला 2.5, ये 2.5 कंफर्म नहीं है। इसका आंसर 2.5 से कम भी आ सकते हैं, 2.5 से ज्यादा भी आ सकते हैं। ये एस्टिमेटेड वैल्यू, ये जो आपने जो वैल्यू निकाली है ना, इसमें गलती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी किसे कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी हम इस तरह कुछ डिफाइन करते हैं कि अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल एरर, पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। एस्टिमेट ऑफ व्हाट? एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल रेंज ऑफ एरर। ये डिफिनीशन आपको समझ आएगा इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में मैंने क्या दिया है, इस मार्कर के लेंथ तो मैंने मेजर किया है, तो कितना आ रहा है? 2.5 प्लस माइनस 0.1। इसके साथ मैंने ये प्लस माइनस क्यों लिखा है? इसका मतलब ये है कि मेरा ये आंसर जो है ये कंफर्म नहीं है, इसमें गलती है। अब वो मालूम करते कि वो गलती कितनी हो सकती है। 2 अगर इसके साथ मैं 0.1 ऐड करूं तो 2.6 आएगा, 0.1 सब्ट्रैक्ट करूं तो 2.4। तो इसका क्या आपका आंसर 2.6 है? नहीं। क्या आपका आंसर 2.4 है? नो। आपका आंसर न 2.4 हो सकते न 2.6 हो सकते, बल्कि आपका आंसर इन दोनों के दरमियान में है। तो अब तो कहेंगे सर इनके दरमियान तो 2.5 है। बिल्कुल, इनके दरमियान 2.5 है, लेकिन जो 0.1 का डिफरेंस आ रहा है उसको आप कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर यही सेम मेजरमेंट मैं किसी और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए से करूं, तो इस 0.1 का जो डिफरेंस है इसको मैं 10 पे डिवाइड करूं, 100 पे डिवाइड करूं, इसको मैं इनफाइनाइट हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं। तो क्या इस मार्कर का जो लेंथ है वो आपने एग्जैक्टली एक्यूरेटली मालूम किया? नो। इसका आंसर जो है वो 2.6 और 2.4 के दरमियान में है। इतना रेंज आपने कायम किया कि हाँ इनके दरमियान है, कि हाँ इतना आपको कंफर्म हो गया कि इसका आंसर जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और 2.6 और 2.4 के दरमियान में है। तो क्या आपका ये आंसर एग्जैक्ट है? नो। तो यहां पर अनसर्टेनिटी ने आपको ये कंफर्म दिया, ये बता दिया कि आपका ये आंसर कंफर्म नहीं है, बल्कि आपका आंसर ये इस और इसके दरमियान क्या है? मौजूद है। तो फिर तो आप कुछ शक में पड़ गए। हाँ, शक, इसी शक को कहते हैं अनसर्टेनिटी, इसी शक को कहते हैं अनसर्टेनिटी। कितना शक है उसी शक को क्या कहते हैं? अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो क्या ये बुरी चीज है? नहीं, ये बुरी चीज नहीं, ये अच्छी चीज है। आप इस चीज को सही, इसके सही वैल्यू को अचीव करने के लिए एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करोगी, एक और इंस्ट्रूमेंट यूज करोगी। तो अनसर्टेनिटी आपको और रिसर्च पे मजबूर कर देती है, आपके क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है, आपके नॉलेज को बढ़ाती है, आपके टेक्निक्स को बढ़ाती है। अनसर्टेनिटी इज नॉट ए बैड थिंग, और इसलिए हम कहते हैं कि अनसर्टेनिटी इज नेचुरल। ये नेचुरल है
It's not because of instrument, it's not because of experimenter, it's not because of technology, it is something natural, and it's the part of every measurement and it can't be avoid. इसको आप avoid नहीं कर सकते कोई भी, यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर आप ये कह सकते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत होगा कि आप मेजरमेंट करते हो और वो एग्जैक्ट आएगा. एनी मेजरमेंट विदाउट अनसर्टेनिटी इज, मैं ये सिंपल ये कहता हूं कि मीनिंगलेस. फिजिक्स में इसका कोई मीनिंग ही नहीं है इस तरह. इट कैन बी ओनली मिनिमाइज, हाँ मिनिमाइज कर सकते हैं. किस तरह? यूज सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. एक सेंसिटिव एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करो. सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल यहां पर आपने मीटर रॉड लिया है, पॉइंट के बाद आप 1 इंच से गए, आप वर्नियर कैलिपर यूज किए, स्क्रू गेज यूज करें, या फॉर एग्जांपल आप एक बायोलॉजिकल सेल को स्टडी कर रहे, तो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए से देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की. तो इन तीनों में पूरा जो ज्यादा डिटेल देगा वो कौन देगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है. तो यूजिंग ए सेंसिटिव एंड व्हाट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, उसमें गलती है, तो फिर उसकी सेंसिटिविटी आपकी किस काम की? कोई किसी भी काम की नहीं है. यहां पर सेंसिटिव का मेरा मतलब यह है कि उसका लीस्ट काउंट कम हो. जिस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम हो उसको हम कहते हैं मोर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट. या ट्राई अगेन यूजिंग सेंसिटिव एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड ट्राई अगेन. बार बार एक्सपेरिमेंट्स करो तो आप अनसर्टेनिटी को कम से कर सकते हैं. अप्लाइंग स्ट्रिक्ट कंडीशन एंड परफेक्ट टेक्निक्स. स्ट्रिक्ट कंडीशन अप्लाई करो, मतलब उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो रिक्वायर्ड टेंपरेचर है, प्रेशर है, जो उसके लिए जो कंडीशन चाहिए वो अप्लाई करो, और सही टेक्निक अप्लाई करो कि उस ऑपरेटर्स को किस तरह यूज करने हैं, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकाकार है, सही टेक्निक अप्लाई करो. तो इस तरीके से आप अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते. किसी भी मेजरमेंट का अनसर्टेनिटी के बगैर तस्वर ही नहीं हो सकता, और यही अनसर्टेनिटी है जो आपके टेक्नोलॉजी, आपके साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं. तो फिर इस अनसर्टेनिटी को मजीद आसान बनाने के लिए हमारे पास इसके कुछ टाइप्स हैं. पहला जो टाइप आते हैं वो है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है? हमेशा किसी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बराबर होती है. तो मतलब ये है कि किसी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट आप डिसाइड करते हैं वो भी एग्जैक्ट नहीं होता, वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, एक पॉसिबल, एक एस्टिमेटेड. आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स आपने एक एवरेज वैल्यू डिसाइड की है जिसको आप उसका लीस्ट काउंट कहते हैं. और लीस्ट काउंट क्या है? दैट इज द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट. और वही एक इंस्ट्रूमेंट में कम से कम जो हमारे अंदाजे के मुताबिक इतनी गलती आ सकती है, तो उसको हम कहते हैं व्हाट? लीस्ट काउंट. तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? प्लस माइनस लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जांपल मीटर रॉड में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.1 या 1 मिलीमीटर. इस तरह वर्नियर कैलिपर में कितनी है? प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 मिलीमीटर. या स्क्रू गेज में कितना है? प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर. अगर इन तीनों इंस्ट्रूमेंट को आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट ये है. अगर ये एक्यूरेट भी है और ये सबसे सेंसिटिव भी है तो इसका मेजरमेंट सबसे एक्यूरेट होगा. इसमें अनसर्टेनिटी कम से कम आएगी, इसमें गलती कम से कम आएगी, लेकिन होगी जरूर. तो इसलिए तो खैर अब अनसर्टेनिटी की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपने पढ़ लिया. अब दूसरा जो टाइप है वो है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का एक आसान डेफिनेशन ये है कि ये हमेशा लेस देन 1 होगा. अनसर्टेनिटी व्हिच इज ऑलवेज लेस देन 1 इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. फ्रैक्शनल का मतलब ये है लेस देन 1. और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय व्हाट? मेजर वैल्यू. फॉर एग्जांपल आपने इस मार्कर के लेंथ को मेजर किया, कितना आ गया? 2.5 प्लस माइनस 0.1. इस मेजर वैल्यू में मैं अनसर्टेनिटी मालूम करना चाहता हूं. कौन सी? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी. तो ये डेल एल जो है ना, ये डेल एल जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और इसमें ये जो एल है ना ये हमारे पास मेजर वैल्यू है. दिस इज व्हाट? मेजर वैल्यू. ये हमारे पास मेजर वैल्यू है. So absolute uncertainty divided by measure value 0.1 divided by 2.5.
तो आंसर आ गया 0.04. दिस इज कॉल्ड, दिस इज द अनसर्टेनिटी, दिस इज द पॉसिबल एरर इन 2.5 सेंटीमीटर. तो इसमें आपके पास क्या है, ये 0.04 जो है ये किस में है, ये 2.5 में है. ये एक सिंगल मैयर, जो सिंगल मेजरमेंट आपने की है उसमें ये गलती, उसमें ये फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी है. और एक बहुत जरूरी बात है, फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होती है, यूनिटलेस होती है और डायमेंशनलेस होती है. क्योंकि आपके पास क्या है, 0.1 यानी सेंटीमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, इट्स द रेशियो ऑफ सिमिलर यूनिट्स. सो ये हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस होगा और डायमेंशनलेस होगा. डायमेंशन का टॉपिक आप आगे क्लियर हो जाएगा. फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी के दरमियान क्या रिलेशन है? फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी के दरमियान क्या है, इनवर्स है. जितना किसी मैयर वैल्यू में फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी कम होगी उतना वो मैयर वैल्यू क्या होगी, एक्यूरेट होगी. ये मैंने आपको बताया भी था कि एरर को मालूम करने का एक तरीका ये भी है कि आपका ये आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है. फॉर एग्जांपल आपने एक लेंथ को मैयर किया L1 10.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, L2 जो है 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, और मैं आपको कहता हूं एक्चुअल वैल्यू नहीं है, और मैं आपको कहता हूं कि L1 और L2 में कौन सा एक्यूरेट है, कौन सी मैयर वैल्यू एक्यूरेट है. तो मैं इसमें भी फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी मालूम करूंगा कि इसमें कितनी है. इसमें आप फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम करेंगे, इसमें जब आप फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे तो आप लिखेंगे डेल L1 डिवाइड बाय L1, और जब आप इधर मालूम करेंगे इसमें तो ये आपके पास आएगा डेल L2 डिवाइड बाय व्हाट, L2. तो जब आप ये डिवीजन करेंगे तो इस केस में L2 में फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी कम आती है. सो L2 इज मोर एक्यूरेट देन व्हाट, L1. लेकिन अगर दोनों की क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी सेम हो, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या हो, सेम हो, तब ये आपके पास क्या है, ये कंडीशन वैलिड है. तो L2 is what, more accurate than L1. Why? Because frictional uncertainty in L2 is less than frictional uncertainty in 2 is less than frictional uncertainty in what, in 1. और हमने क्या पढ़ा है कि फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी के दरमियान क्या है, इनवर्स है. तो L2 में फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी कम है और L1 में ज्यादा है. That's why L2 is more accurate than what, L1. फिर इसमें हम एक दूसरा, अगर आप अपने आंसर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए हम डिफाइन करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी. परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी बिल्कुल आसान है. ये हमारे पास है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मैयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय व्हाट, 100. ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइड बाय मैयर वैल्यू ये किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर है, ये तो बराबर है फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी. तो अगर आप फ्रिक्शन अनसर्टेनिटी को 100 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट योर आंसर, दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रिक्शनल, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी. और यहां पर भी मैं ये पॉइंट लिखना चाहता हूं, यहां पर भी, कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी और एक्यूरेसी के दरमियान क्या है, इनवर्स है. जितनी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास किसी मैयर वैल्यू में कम होगी, उतना आपके पास क्या है, वो आंसर क्या होगा, मोर एक्यूरेट होगा. दिस इज समथिंग अबाउट व्हाट, एक्यूरेसी. अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया, कुछ चीजें हमारे जहन में बैठ रही हैं. अब आगे जब आप कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, या पावर किसी चीज के ऊपर आ जाते हैं, एक्सपोनेंट आ जाते हैं, तो फिर उस केस में हम अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं. सो टोटल अनसर्टेनिटी इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, टोटल अनसर्टेनिटी in a mathematical operation. Mathematical operation से मेरा मतलब क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन,
डिवीजन, पावर, इवन, एवरेज, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं। तो बहुत ही आसान है। पहले हम लिखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 किसके लिए लिखते हैं? रूल नंबर 1 लिखते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टोटल अनसर्टेनिटी कि हम एडिशन में ये रूल जी हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टोटल अनसर्टेनिटी किस तरह मालूम करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? इन केस ऑफ व्हाट? इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी should be what? Be added. In case of addition and subtraction, अगर आप एडिशन करते हैं या अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, so absolute uncertainty should be added. तो आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मेजर करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, आपके पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेता हूं, x1 या बुक में है फॉर एग्जाम्पल a है, a की वैल्यू है कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 2.5 प्लस माइनस 0.1 और b की वैल्यू है कितनी? b की वैल्यू है आपके पास दैट इज 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये लेंथ है ना, लेंथ है, ये a और b यहां पर लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे आंसर चाहिए c किसके बराबर है? c बराबर है a प्लस b, यानी मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो मैं रूल्स क्या है कि आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे। मेजर वैल्यू मेजर के साथ ऐड होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी के साथ ऐड होगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं c मालूम करना चाहता हूं, c बराबर है a प्लस b, a की वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस 0.1 और इधर प्लस लगाऊंगा, और b बराबर है 1.2 प्लस माइनस 0.1। तो स्टूडेंट अनसर्टेनिटी के साथ ऐड होगी और मेजर वैल्यू मेजर के साथ ऐड होगी। तो मैं लिखूंगा इधर 2.5 प्लस 1.2 और इधर मैं लिखूंगा प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1। तो इससे मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट इज व्हाट 3.7 प्लस माइनस 0.2। तो इधर मैंने आपको ये एडिशन नहीं समझाना था, कि ये किस तरह ऐड होते हैं, ये तो बच्चों वाला मैथमेटिक्स है। इधर मैंने आपको समझाना था क्या? ये समझाना था कि इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने क्या करना है? हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं तो मेजर वैल्यू मेजर से सब्ट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये तो एडिशन आ गया। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, c इज इक्वल टू व्हाट? a माइनस b, तो a यहां पर कितना है 2.5 और b कितना है 1.2। तो आंसर कितना आएगा? आंसर आपके पास आएगा व्हाट? दैट इज 1.3। लेकिन अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। अनसर्टेनिटी हमेशा ऐड होगी, चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे और चाहे आप एडिशन कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। अनसर्टेनिटी, लेकिन कौन सी अनसर्टेनिटी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। तो चाहे आप सब्ट्रैक्शन कर रहे और चाहे आप एडिशन कर रहे हैं,
तो इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। ये जहन में रखें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी शुड बी एडेड। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दिस इज रूल नंबर 1 एंड दिस रूल इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब आप दो नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर रूल नंबर 2 वो किसके लिए है? रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 जो है वो हमारे पास किसके लिए है? रूल नंबर 2 ये रूल जो है किसके लिए? ये रूल आपके पास अप्लाई होगा किसके लिए? ये अप्लाई होगा किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये रूल आपके पास अप्लाई होगा किसके लिए? ये रूल्स आपके पास अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन एंड व्हाट? डिवीजन। ये रूल आपके पास अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए अप्लाई होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे? इस इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये पॉइंट जहन, इसका आंसर क्या है? इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज uncertainty should be what? Should be added। तो फिर आपने क्या करना है? आपने परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऐड करना है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ये जहन में रखिए। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये किसके लिए है? इट इज द एग्जांपल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास मल्टीप्लिकेशन के एग्जांपल, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का आपने जो लेंथ मेजर किया, इसका लेंथ आ गया 3.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। इसका आपने जो वेड्थ मेजर किया ना, वेड्थ, तो इसका वेड्थ आ गया कितना? दैट इज 2.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। मैं आपको ये कहता हूं कि इसका एरिया मालूम करो और इसके एरिया में अनसर्टेनिटी मालूम। ये आपके बुक का पहला न्यूमेरिकल भी है, तो वो न्यूमेरिकल भी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा पहला पार्ट ये है कि आपके पास क्या है? एरिया। आप रेक्टेंगल मालूम करो, इस रेक्टेंगल का एरिया मालूम करो। दूसरा ये है कि इसमें आपके पास क्या है? अनसर्टेनिटी इन एरिया मालूम करो। अनसर्टेनिटी इन एरिया मैंने ये मालूम करना है, डेल ए मालूम करना है। लेकिन ये डेल ए, दिस इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, लेकिन ये मैं डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकता हूं क्योंकि एरिया इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जब आप इसके सॉल्यूशन में आते हैं तो एरिया का फार्मूला किसके बराबर है? दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय व्हाट? विड्थ। तो पहले तो आप सिंपल एरिया मालूम करें। दैट इज आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सिंपल करें, 3.0 मल्टीप्लाई बाय 2.0, तो आपके पास आएगा दैट इज 6.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। लेकिन इस एरिया में अनसर्टेनिटी कितनी है? अब मैं मालूम करना चाहता हूं, दैट इज व्हाट? मालूम करना चाहता हूं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो स्टूडेंट उसके लिए फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एरिया, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन एरिया पॉइंट ये है। यहां तवज्जो दें, यहां आपका पॉइंट है, सीखने का पॉइंट आपका यहां है। तो एरिया में फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मालूम करने का जो फार्मूला है वो ये है, दैट इज डेल ए
डिवाइड बाई ए, that is the frictional uncertainty in length plus that is the frictional uncertainty in width. यानी मैं लेंथ में फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करूंगा और विड्थ में मालूम करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा, दैट वुड बी द फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इन एरिया, और फिर वहां से मैं डेल ए निकाल सकता हूं। तो अब ये आसान है, ये डेल एल किस तरह निकालोगे, डेल एल डिवाइड बाई एल किस तरह निकालोगे? तो एल कितना है, एल हमारे पास है 3.0 और डेल एल कितना है 0.1। तो यहां पर अगर इसमें आप मालूम करना चाहिए तो 0.1 डिवाइड बाई 3.0, तो ये आपके पास आए 1/3। क्लियर? अगर आप इसको 1/3 इस तरह करें, फॉर एग्जांपल मैं इसको रफली लिखता हूं 0.03 आता है। क्लियर? दिस इज, ये आपके पास क्या आ गया। अब आप डेल डब्ल्यू मालूम करें, ये डेल एल आ गया, डेल एल डिवाइड बाई एल आ गया। अब डेल डब्ल्यू मालूम करो, डिवाइड बाई डब्ल्यू, तो वो किसके बराबर है, दैट इज 0.1 डिवाइड बाई 2.0, तो वो तकरीबन आपके पास आ जाते हैं, दैट इज व्हाट 0.5। 0.5 आपके पास आ जाते हैं। इधर भी ये आपके पास 0.3 आएगा, 0.3 आपके पास आएगा, 0.3 आपके पास आएगा। तो ये आपके पास यहां पर मैंने जो हैंड्स दिया है, इन दोनों को ये जो मैंने यहां पर ये हैंड्स दिया है ना, ये वैल्यू यहां पर पुट करें तो आपके पास आ जाएगा डेल ए डिवाइड बाई ए, डेल एल डिवाइड बाई एल किसके बराबर आ गया, ये तो बराबर आ गया 0.3 और ये किसके बराबर आ गया 0.5। तो आंसर क्या आ गया, दैट इज 0.8। तो क्या आपका आंसर ये है? नो, आपका आंसर ये नहीं है। दिस इज द फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इन व्हाट, इन एरिया। तो हमें तो डेल ए मालूम करना है, विच इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, वो हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। तो अब मैंने डेल ए निकालना है, तो ए को मैं उधर शिफ्ट करूंगा, तो डेल ए और ए को उधर शिफ्ट करूंगा तो मल्टीप्लाई होगी 0.8 मल्टीप्लाई बाई ए, और ए की वैल्यू किधर है, और ए की वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। तो इस ए की वैल्यू यहां पर पुट करी, दैट इज 0.8 मल्टीप्लाई बाई 6.0 खैर, यहां पर मैं पॉइंट के बाद एक हिस्सा, तो उधर भी पॉइंट के बाद, तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 0.48, 0.48। ये दिस इज व्हाट, दिस इज द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन व्हाट, इन एरिया। बिल्कुल आप अपने आंसर को इस तरह लिख सकते हैं, आप अपने आंसर को इस तरह लिख सकते हैं कि आपका आंसर किसके बराबर आ गया। तो आप अपने आंसर को आप इस तरह लिख सकते हैं कि आपका एरिया जो है ना, वो एरिया, जो एरिया आपके पास बराबर आ गया, एरिया, वो एरिया बराबर आ गया, दैट इज ए प्लस माइनस व्हाट, डेल ए। तो ए तो आपने मालूम किया है कितना है 6.0, और ये कितना आ गया प्लस माइनस 0.48। आप इसको मजीद परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आसान है, सही है। यानी इस वैल्यू को मतलब 100 से मल्टीप्लाई करे और 6.0 पे डिवाइड करे तो यू विल गेट, ये आपके पास क्या है परसेंटेज में, फिर आप ये क्या, या 0.48 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज द योर आंसर, 6.0 प्लस माइनस 0.4। यहां पर मैं पॉइंट के बाद एक इंच, तो यहां पर मैं पॉइंट के बाद एक इंच, यहां पर 8 है ना, राउंड करूंगा तो 0.5 आ जाएगा। दिस इज प्लस माइनस, दिस इज व्हाट, दिस इज माय आंसर। This is the uncertainty. This is the absolute uncertainty in what? Absolute uncertainty in what? In the area. अब अगर आप मालूम करना चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो आसान है, 0.5 डिवाइड बाई 6.5 डिवाइड बाई 100। मतलब अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इस अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में, तो वो आसान है, 0.5 डिवाइड बाई 6.0 मल्टीप्लाई बाई 100। तो फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, इससे जो आंसर आएगा तो फिर आप उसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, आप उसको फिर परसेंटेज में लिख सकते हैं, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो, फिर आप लिख सकते हैं 6.0 प्लस माइनस। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि बात को कंक्लूड करते हैं, इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, फ्रिक्शनल or
percentage uncertainty should be what? Should be added. Should be added. हमने क्या करना है? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं करना। ये जो हम प्लस माइनस लिखते हैं ये एब्सोल्यूट होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऐड नहीं कर सकते। पहले हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मालूम करेंगे एक एक वैल्यू में, फिर सबको ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास उस वैल्यू में परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी। This is something about what? This is something about multiplication and division. Same rules should be applied what? Same rules should be applied. For example, एक एग्जाम्पल है, तुम आप लोगों ने ओहम लॉ का नाम सुना हो, V is equal to IR। यहां पर R किसके बराबर है? R is equal to what? V divided by I। V divided by what? I। ये V क्या है? वोल्टेज है। I क्या है? करंट। और R क्या है? रेजिस्टेंस। तो कोई आपको कहते हैं कि करंट रेजिस्टेंस में कितनी है? दिस इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन R। तो उसके लिए फार्मूला होगा दैट इज डेल R डिवाइड बाय R, डेल V डिवाइड बाय V प्लस डेल I डिवाइड बाय I। लेकिन I की वैल्यू भी आपके पास गिवन होगी और V की वैल्यू भी गिवन होगी। चले आप ट्राई करें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप इसका ये आपका होमवर्क हो गया। V किसके बराबर है? दैट इज 5। फॉर एग्जांपल V बराबर है दैट इज व्हाट? 50 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। और जो करंट बराबर है, करंट वो बराबर है दैट इज व्हाट? 5। ये बराबर है फॉर एग्जांपल ये बराबर है 10 प्लस माइनस 0.1। तो मैं आपसे इसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता हूं कि रेजिस्टेंस में इन R what is एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? R में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी होगी? तो फिर आप ये फार्मूला यूज करेंगे, रिमेंबर। लेकिन पहले उसके लिए सिंपल R निकालना है, बिल्कुल सेम मेथड है। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अगर आप डिवीजन कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट अनसर्टेनिटी को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे, फिर आप निकालेंगे यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालेंगे और फिर उनको ऐड करेंगे, या आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालेंगे फिर उसको ऐड करेंगे, तभी आपके पास क्या है? आंसर सही आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट हमने ये करना है, ये तो रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है? ये हम अप्लाई करते, अप्लाई फॉर एक्सपोनेंट। अगर किसी चीज के ऊपर पावर आ जाए, एक्सपोनेंट पावर आ जाए, सही है, तो फिर उसमें अनसर्टेनिटी हम किस तरह निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास बराबर है, फॉर एग्जाम्पल y बराबर है दैट इज x पावर n, और आपको ये कहते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी होगी? और x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी गिवन है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x वो गिवन है, वो कितनी है? फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है? उसकी वैल्यू है दैट इज व्हाट? अल्फा परसेंट। अल्फा इज जनरल वैल्यू। तो फिर इसका आंसर आप किस तरह, y में किस तरह मालूम करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, दैट इज व्हाट? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y। तो हम निकालेंगे दैट इज व्हाट? यहां पर x का पावर क्या है? यहां पर परसेंटेज अनसर्टेनिटी
मात्रा का कोट मात्रा का दैट इज व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वाई। तो हम लिखेंगे दैट इज व्हाट यहां पर x का पावर क्या है, दैट इज इन मल्टीप्लाई बाय व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x। तो दैट इज इन मल्टीप्लाई बाई, इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है अल्फा, तो कितना आएगा इन अल्फा परसेंट। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन व्हाट इन वाई। ये आपके पास क्या है, वाई में परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ गई। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्लियर हो जाएगा। z आपके पास बराबर है, एक एग्जांपल देता हूं आपके पास क्लियर हो जाएगा। z बराबर है x पावर 2 और y पावर 3 के बराबर है। यहां पर x का पावर 2 है, y का पावर क्या है 3 है। आपको गिवन होगा कि x में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है फॉर एग्जांपल वो है 4%, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी। और y में कितनी है, फॉर एग्जांपल वो है y में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितना है 6% है। तो आपको कहेंगे कि z में मालूम करो, z में मालूम करो। हेलो अस्सलाम जी, दर्जमा तो z में किस तरह मालूम करेंगे, z में मालूम करने का तरीका ये है। z में तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, वो मालूम करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। तो इस तरह निकालेंगे, दैट इज व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। तो मैं यहां पर लिखूंगा x का पावर कितना है 2, फिर मैं यहां पर लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन x प्लस y का पावर कितना है 3, तो मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन y, फिर y में निकालूंगा आसानी। तो x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, ये 2 कहां से आ गया, क्योंकि ये x का पावर है, और x में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 4, दरमियान में प्लस लगाऊंगा। y का पावर कितना है 3, तो उसका पावर मैंने पहले लिखा है, लेकिन y में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 6%, मल्टीप्लाई बाय 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 18। तो आपके पास क्या आएगा 26%। अब ये 26% किस में है, ये 26% किस में है, ये 26% आपके पास क्या है, ऊपर आपने लिखा है, ये जो 26% आपके पास जो अनसर्टेनिटी आ गई वो किस में आ गई, वो आपके पास z में आ गई। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन व्हाट इन z। तो z में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, दैट इज 26%, दैट इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जिसको आप इन अदर वर्ड इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू व्हाट डेल z डिवाइड बाय z मल्टीप्लाई बाय 100, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई 26%। दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन व्हाट इन z, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट है, बस थोड़ा सा रह गया। फॉर एग्जांपल आपके पास इस पे कुछ ईटा का क्वेश्चन करते तो आपको अभी समझ आ जाएगा, अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। तो आपके पास फॉर एग्जांपल ईटा का एक एमसीक्यूज है, अक्सर इस पे या एमडीकेट का, अभी ईटा हम यूज नहीं करते, एमडीकेट यूज करते हैं ना, लेकिन आप उसके पेपर यूज कर सकते हैं एमडीकेट। इसका फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है,
कि आपके पास जो पावर डिसिपेशन है उसका इक्वेशन है v स्क्वायर डिवाइड बाई r. P is the power, V is the voltage and R is the resistance. MCQs ये था ना कि वोल्टेज में जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो 3% है और पावर में जो रेजिस्टेंस में जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कितनी है 2% है. तो ये बताएं कि पावर में कितनी परसेंट होगी. क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है. तो मैं लिखता हूं दैट इज व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन अ पावर. आसान है. यहां पर वोल्टेज का पावर क्या है तो पहले मैं वो लिखूंगा 2 और यहां पर मैं लिखूंगा दैट इज व्हाट परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी और प्लस पे लगाऊंगा. आर का पावर कितना है 1 तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर तो दैट इज 2 और v में कितना है 3% और प्लस 1 इज द पावर ऑफ r और इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है 2. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आएगा एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2 आएगा. तो कितना आ गया 8%. दिस 8% इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पावर. बहुत ही आसान है. फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूं. एक और एग्जाम्पल, आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वो बराबर है 4/3 पाई r³. तो यहां पर r का पावर क्या है और आपके पास r की वैल्यू गिवन है. फॉर एग्जांपल r की वैल्यू है 2.5 प्लस माइनस 0.1 और आपको कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम. वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करो. तो पहले तो हम रेडियस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी मालूम करते हैं ना, फिर रेडियस के पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. रेडियस का पावर कितना है 3. यहां पर आपने वॉल्यूम नहीं निकालना, बस सिंपल आपने वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है. तो पहले मैं निकालूंगा दैट इज व्हाट, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए. पहले मैं निकालूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर. तो मैं लिखूंगा डेल आर डिवाइड बाई आर मल्टीप्लाई बाई व्हाट 100. तो डेल आर बराबर है 0.1, ये बराबर है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आपके पास आएगा 4%. दिस इज व्हाट, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर. ये आर में आ गई. दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन व्हाट, दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर रेडियस. लेकिन वॉल्यूम में किस तरह निकालेंगे. अब अगर आप वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम तो आसान है. वहां पर आर का पावर कितना है 3 और मैं यहां पर लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर. दैट इज व्हाट 3 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है 4 तो कितना आ गया 12%. ये 12% किस में है, ये 12% आपके पास वॉल्यूम में है. दिस इज द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन व्हाट द वॉल्यूम. तो बस सिंपल मतलब जब किसी चीज के ऊपर पावर आ जाए तो उस चीज में जितनी अनसर्टेनिटी होगी उसके पावर के साथ मल्टीप्लाई करो. अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड करेंगे, फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे. अगर डिवीजन में है फिर भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करेंगे. तो इंशाल्लाह ये आपके पास अनसर्टेनिटी से टॉपिक रिलेटेड टॉपिक था. हमारे बुक में जो है केपीके बुक में एवरेज का जो कंसेप्ट है वो नहीं है. तो पावर तक है, मैंने पावर को आपको समझाया. फिर इंशाल्लाह जो दूसरा लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होगा इंशाल्लाह.